पूरे 2 साल हो गए राजीव जी को गुजरे हुए। आज उनकी बरसी है। ऐसा कोई भी दिन नहीं होगा जब उनकी याद ना आई हो। अनुज और आरुषि की अपनी जिंदगी है। अकेलेपन में राजीव की कमी खलती। कभी कभी मन घबराने लगता तो आरुषि को फ़ोन लगाकर अपने दिल का हाल कहकर खुद को बहलाने की कोशिश करती। वो हमेशा यही नसीहत देती, माँ पापा नहीं रहे, आप बेकार में उनके बारे में सोच सोच कर अपना मन खराब करती हैं। बेहतर होगा हालात से समझौता करें और भाई भाभी में दिल लगाएं। ईश्वर ने उनसे पहले मुझे क्यों नहीं उठा लिया? रुंधे कंठ से बोली। फिर वही बेतुका तर्क, इसमें कोई क्या कर सकता है? बेटी आरुषि चिढ़ती। जैसे ही फोन कटता मैं फिर से राजीव जी के ख्यालों में डूब जाती। मैं 30 की थी जब मेरी राजीव जी से शादी हुई थी। पिताजी ने अनगिनत जगहों पर मेरे रिश्ते की बात चलाई, मगर हर जगह मेरे उभरे हुए दांतों की वजह से फोटो तक ही बात अटक कर रह जाती। पढ़ने लिखने में काफ़ी स्मार्ट थी, अच्छे प्रतिशत के साथ एमएड कर रखा था, परंतु आज के नुमाइशी दुनिया में मेरी एकेडमिक योग्यता खास मायने नहीं रखती। सबको सुंदर लड़की की तलाश थी। माँ पिताजी लगभग उदास हो चले थे। माँ ने तो मान लिया था कि अब शायद ही मेरे हाथ पीले हो। ऐसे में राजीव के यहाँ रिश्ते का पक्का होना अंधेरे में रोशनी की तरह था। राजीव एक साधारण परिवार से थे। पिता की जगह सरकारी नौकरी लगी थी। 2 छोटे भाइयों के अलावा विवाह योग्य बहन की जिम्मेदारी थी, जिसे उन्होंने मेरे पिता द्वारा दी गई दहेज की रकम से पूरा कर लिया। मुझे कोई ऐतराज़ नहीं था। शादी के 2 साल बाद मैं एक बेटी की माँ बनी। जानकर सबका मुंह लटक गया। माँ तो इस कदर निराश थी मानो उन्हीं को मेरी बेटी की शादी के लिए जूझ रहा होगा। जब भी मेरे घर आती उनका चेहरा मुरझाया रहता। एक दिन मुझसे रहा ना गया। बोली, माँ आपको देखती हूँ तो मेरा दिल भी डूबने लगता है। लगता है जैसे मुझसे कोई पाप हो गया है। पाप ही तो हुआ है, वरना भगवान इतना बड़ा दंड ना देते। हो सकता है ये मेरे लिए वरदान हो। कहने के लिए मैंने कह तो दिया, मगर अंदर ही अंदर दिल में एक चाह थी कि काश एक लड़का हो जाए तो क्या बुरा होगा। इस बीच राजीव मेरी जॉब के लिए फॉर्म भरते रहे। एक दिन मुझे आयोग से इंटरव्यू के लिए बुलावा आया और मैं टीचर के लिए चुन ली गई। मेरी नियुक्ति राजीव के ही शहर में हुई। ये खुशी का विषय था। आमदनी बढ़ी तो घर का आर्थिक असंतुलन सुधर गया। राजीव घर का खर्च उठाते, वहीं मैं दूसरे खर्च उठाती। साथ ही बैंक में भविष्य की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए रुपए भी जमा करने लगी। राजीव की बचत कम ही हो पाती। 6 महीने हंसी खुशी बीते। एक इतवार राजीव कहने लगे, मेरी कमाई ज़्यादा बचती नहीं, मैं चाहता हूँ कि घर का किराया तुम दे दिया करो। बचती नहीं? ये तो मैं पहली बार सुन रही हूँ। अभी तक आप ही तो देते आ रहे थे। हाँ, कम बचता होगा तो क्या हुआ, मैं तो बचा रही हूँ। मैं बोली, अब नहीं दे पाऊँगा। क्यों? कौन से खर्चे बढ़ रहे हैं आपके? बच्चों की फीस, बिजली का बिल, कपड़े, किताब, कॉपी मैं ही खरीदती हूँ। आप सिर्फ खाने का सामान और घर का किराया देते हैं। इतना कम है क्या? राजीव चिढ़े। ठीक है, मैं दे दिया करूँगी। कहकर मैंने वाद विवाद टालना चाहा, मगर ये कहना नहीं भूली कि आपकी नज़र मेरी सैलरी पर है, जो गलत है। मैं और आप अलग थोड़े ही हैं। कुछ गलत नहीं। राजीव तैश में आ गए। आज जो भी तुम हो मेरी वजह से हो। ना मैं फॉर्म भर पाता, ना ही तुम नौकरी पाती। तुम्हारी सैलरी पर मेरा अधिकार है। अजीब तर्क है। मेरी योग्यता कोई मायने नहीं रखती? माना कि आप मेरे लिए कोशिश करते रहे, किसी गैर के लिए तो नहीं। मैं कमा रही हूँ तो किसके लिए? परिवार के लिए। योग्यता के प्रश्न पर राजीव चिढ़ गए। उन्हें लगा इस बहाने मैं उन्हें नीचा दिखा रही हूँ। प्रश्न उठाना लाजमी था। इसमें शक नहीं कि मैंने अपनी मेरिट के बल पर ये नौकरी पाई।
जबकि राजीव को अपने पिता की जगह जॉब मिली। वे मात्र स्नातक थे। इसके बावजूद मैंने राजीव से सामंजस्य बनाकर रहना चाहा, परंतु जब से मेरी नौकरी लगी वे कुछ बदले बदले से लगे। घर खर्च में कंजूसी करने लगे। धीरे धीरे वे आर्थिक रूप से मुझ पर निर्भर रहने लगी। मुझे आपत्ति ना थी, ये सोचकर कि क्या फ़र्क पड़ता है, चाहे उनकी सैलरी से खर्च हो या मेरी। इसके विपरीत जब उनकी बचत बढ़ी तो वे अपने छोटे भाइयों के लिए पैसे भेजने लगे। दोनों भाई शादीशुदा थे। गांव में पैतृक जमीन थी। वे उसी से अपनी जीविका चलाते थे। मुझे लगा जब खेती से काम नहीं चल रहा है तो कोई और काम करे, मगर नहीं, वे दोनों हाथ पर हाथ धरे राजीव की खैरात पर निर्भर हो गए। मुझे 1 लाख रुपए चाहिए। सुजीत को खाद की दुकान डलवानी है। एक दिन राजीव बोले, मैं क्यों दूं? आपके भाई हैं, आप दीजिए। ये मत भूलो कि जिस कमाई पर तुम इतरा रही हो वो मेरी वजह से है। राजीव की बात से मैं जल भुन गई। बार बार एक ही ताना। मैं तंग आ चुकी हूँ आपके तानों से। मैं विफरी। आपको लगता है कि मैं इतरा रही हूँ तो ऐसा ही समझ लीजिए। मेरी कमाई मेरे बच्चों के लिए है। कुछ सोच कर राजीव बोले, मैं रुपए लौटा दूंगा। मैंने उन पर विश्वास करके रुपए दे दिए। 3 साल गुजर गए। मुझे एक सोने की चेन खरीदी थी। इसी बहाने रुपए मांगे तो उखड़ गए। क्या ज़रूरत है सोने में रुपया फंसाने की? बेचो तो कुछ मिलता भी नहीं। कमा रही हूँ तो क्या अपने शौक भी पूरे नहीं करूँ? आपसे तो मांग नहीं रही हूँ, आप बस मेरे 1 लाख दे दे। ये फिजूल खर्ची है। अपने भाइयों पर रुपया लुटाते हैं, वो क्या है? मेरे भाइयों का नाम मत लो। मैं एक ठेला भी देने वाला नहीं। राजीव ढिठाई पर उतर आए। तुम्हारी सैलरी पर मेरा अधिकार है। आपकी सैलरी पर भी मेरा अधिकार है। बताइए कहाँ कहाँ खर्च करते हैं? तुम मेरा हिसाब लोगी? क्यों नहीं ले सकती? आप मेरा हिसाब ले सकते हैं तो मैं आपका क्यों नहीं ले सकती? मैं क्या अय्याशी में पैसे लुटाता हूँ? तो क्या मैं कचरे में फेंकती हूँ? परिवार पर ही तो खर्च करती हूँ। मेरे पास पाई पाई का हिसाब है। आपकी कमाई कहाँ जाती है पता ही नहीं चलता। पहले तो बिना ना नुकुर के खर्च करते थे, परंतु जब से मैं कमाने लगी हूँ आप रोते ही रहते हैं। मेरी जिम्मेदारी है मेरे भाई। आप उन्हें कामचोर बना रहे हैं। जब वे अपनी जिम्मेदारी उठाने में सक्षम नहीं थे तो क्या ज़रूरत थी उनकी शादी करने की? क्या उनके पत्नी बच्चे आपकी जिम्मेदारी है? क्या यही सोचकर मुझे लाए थे कि मेरी कमाई से मेरा घर चलेगा और आपकी कमाई से आपके कामचोर भाइयों का घर? जबान संभाल कर बात करो। राजीव तैश में आ गए। संभाल ही रही हूँ, वरना कब की छोड़ चुकी होती। चली जाओ, रोका किसने है? चली जाऊंगी। इस मनहूस घर में मेरा मन नहीं लगता। एक जमीन तक तो खरीद नहीं सके। अपनी कमाई से खरीद लेना। खरीद लूंगी। आपका वश चले तो जिंदगी भर किराए के ही मकान में सड़ना पड़ेगा। उस दिन की बहस से एक बात साफ हो गई थी कि राजीव के मन में क्या है। मुझे रात भर नींद नहीं आई। यही सोचती रही कि कैसे आदमी से पाला पड़ा है जो अपनी पत्नी के प्रति गैर जैसा नज़रिया रखता है। हमारी कमाई, उसकी कमाई, इसके आगे कुछ नहीं होता। पति पत्नी का संबल होता है। यहाँ तो दूसरा ही रूप देखने को मिल रहा है। अपने बच्चों की फिक्र नहीं, भाइयों के लिए कर रहे हैं। करे, मैंने कौन सा मना किया है? परंतु मेरी कमाई पर नज़र रखने का उनको क्या अधिकार है? मेरी आंखें भर आई। ना उन्होंने मुझे रुपए लौटाए, ना ही मैंने तकाजा किया। तीज आने वाली थी। मेरी छोटी बहन ने बनारस से कुछ साड़ियों की फ़ोटो भेजी थी। साड़ियाँ सुंदर और महंगी थी। ख्वाहिश ही रही ऐसी साड़ी पहनने की। राजीव से कहना ही बेकार था ऐसी साड़ी खरीदने के लिए। वे पति कैसे होते होंगे जो खुद पहल करते हैं अपनी पत्नियों के लिए कि वे सुंदर दिखें। राजीव ने तो भूले से भी मुझसे नहीं कहा कि किसी तीज में तुम अपनी पसंद की साड़ी ले लो, रुपए मैं दे दूंगा। हिम्मत करके मैंने 2 साड़ियों का ऑर्डर दिया। राजीव से बताना मुनासिब नहीं समझा। साड़ियाँ अलमारी में छुपा कर रख दी। उनकी नज़र पड़ेगी तो 1000 सवाल पूछेंगे। खुद को नहीं बदला तो मुझे क्या बदलेंगे? वही गिने चुने पैंट शर्ट। कितना कहा कि नए बनवा लीजिए। लोग देखकर
यही कहते होंगे कि कैसी पत्नी है जो अपने पति का ख्याल नहीं रखती। राजीव बोलते, मैं तुम्हारी तरह रईस खानदान का नहीं हूँ। मैं जैसा हूँ उसी में खुश हूँ। सोचती कम से कम मुझे ही पहनने देते, यहाँ भी अड़ंगा लगा देती। क्या ज़रूरत है फिजूल खर्ची की। बहरहाल मैंने इन साड़ियों को तब पहनने का मन बनाया जब इनकी नज़र ना पड़े। ऐसी ही ख्वाहिश के साथ 2 साल गुजर गए। मेरे छोटे भाई की शादी थी। यही मौका था उन साड़ियों के पहनने का। कब और कैसे पहनूं, इसी उधेड़-बुन में थी। पहन लिया तो ज़रूर पूछेंगे कि साड़ी कब खरीदी, कितने में खरीदी। खरीदी तो बताया क्यों नहीं। बिना चोरी के मैं अपराधिनी हो जाती। कभी कभी मन ये सोचकर खराब हो जाता कि मैंने नौकरी की ही क्यों, घर बैठती तो ज़्यादा अच्छा होता। कम से कम बच्चों की ढंग से देखभाल तो कर पाती। आज हालत ये है कि ना बच्चों की परवरिश ही ठीक से हो पाई, ना ही कमाने के बावजूद अपने ढंग से जी पा रही हूँ। रोज 12 किलोमीटर स्कूल के लिए सुबह से निकलो तो आते आते शाम हो जाती। इतना खटने के बाद आकर खाना बनाओ। नौकरानी के भरोसे छोटे बेटे को छोड़कर जाती। फल फूल सब पर्याप्त मात्रा में होता तो भी बेटे के स्वास्थ्य में खास फर्क नहीं दिखता। वह दुबला पतला ही रहा। नौकरानी का क्या भरोसा, खुद की फल खा जाती होगी। कौन देख रहा है। जितनी देर स्कूल रहती ध्यान बच्चे पर ही लगा रहता। बेटी समझदार हो गई थी। 3 बजे तक घर आ जाती। उसके आने के बाद नौकरानी अपने घर जाती। इस बीच बेटे की चिंता बनी रहती। इतनी शारीरिक मानसिक परेशानियों के बाद राजीव का रवैया मेरे प्रति नहीं बदला था। छोटे भाई की शादी निपट गई, मगर उस साड़ी को पहनने की नौबत नहीं आई। बहनों ने सलाह दी कि पहन लो, कह देना मैंने गिफ्ट दी है, परंतु मेरे मन को गवारा ना था। साथ धरी की धरी रह गई। समय गुजरता रहा। बेटा आईएएस की तैयारी के लिए दिल्ली चला गया। बेटी आरुषि की बैंक में नौकरी हो गई। मेरी शादी का 25वां साल था। बच्चों ने जिद करके राजीव को शादी की सालगिरह मनाने के लिए तैयार कर लिया। जिस दिन मैंने निश्चय किया कि उस साड़ी को पहनूंगी, कम से कम उस दिन तो ये मना नहीं करेंगे। सबको खबर दे दी। सब आने के लिए तैयार थे। राजीव के लिए नए कपड़ों का इंतज़ाम मेरे दोनों बच्चों ने किया। वर्षों बाद इस घर में खुशियों ने दस्तक दी। सिर्फ 4 दिन बाकी थे कि एक दिन राजीव रोड एक्सीडेंट के शिकार हो गए। सड़क पर बड़ा सा गड्ढा था। उसमें पानी भरा था। वे भाप ना पाए और गड्ढे में स्कूटी चला दी। गनीमत थी कि सिर पर चोट नहीं आई। पैर और हाथ में फ्रैक्चर हो गया था। अचानक हमारी खुशियों को ग्रहण लग गया। डॉक्टर ने 1 हफ्ते उन्हें अस्पताल में रहने के लिए कहा। कितनी हसरत से बच्चों ने शादी की सालगिरह मनाने की तैयारी की थी। वे उदास हो गए। मन तो मेरा भी उदास था, मगर ये सोच कर कि तसल्ली कर ली कि जान है तो जहाँ है। राजीव जब ठीक होकर आएंगे तो धूमधाम से मनाएंगे। राजीव की भर्ती का चौथा दिन था। आज ही के दिन हमारी शादी हुई थी। कभी राजीव बारात लेकर हमारे घर आए थे। मैं दुल्हन बनकर नए जीवन में प्रवेश लेने की ख्वाहिश लिए अपने जीवन साथी का इंतज़ार कर रही थी। कितना मधुर पल था। अचानक मेरा मन अतीत के पन्नों में सिमट गया। चारों तरफ कितनी चहल पहल थी। शाम की आने वाली बारात को लेकर सब उत्साहित थे। सजने संवरने का क्रम जारी था। एक तरफ नए जीवन साथी से मिलने की जिज्ञासा थी, वहीं दूसरी तरफ माँ बाप से बिछड़ने की पीड़ा। माँ पिताजी का ख्याल आते ही आंखें नम हो जाती। बेटी पराई हो रही थी। पिताजी की नज़र जब भी मुझ पर पड़ती, वे भावुक हुए बिना ना रह पाते। तभी बारात आने का शोर उभरा। सबसे नज़रें छुपाकर मैं छत पर चढ़ गई। मुंडेर की ओट से मैंने राजीव को देखने की कोशिश की। तभी मौसी जी की नज़र मुझ पर पड़ी। तुम यहाँ? मैं शर्मा गई। नीचे जाकर अपने कपड़े ठीक करो, जयमाल होने वाली है।
मैं सीढ़ियों से उतरकर अपने कमरे में आई। लहंगे को दूसरे की सहायता से दुरुस्त किया। जैसे ही बुलावा आया, मैं धीमे कदमों से चलकर स्टेज तक आई। जैसे ही हम दोनों ने एक दूसरे के गले में जयमाला डाली, वातावरण में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। माँ, क्या सोचने लग गई? मेरी बेटी ने मेरी तंद्रा तोड़ी। मैं अतीत से वर्तमान में आई। बेटी आरुषि बोली, माँ, क्यों ना आज हम केक मंगाकर पापा के साथ शादी की सालगिरह का जश्न मनाएं? पहले मुझे अटपटा लगा। राजीव की स्थिति देखकर मन विचलित था। जब से राजीव अस्पताल में थे, मैं लगातार उनकी सेवा में थी। एक दिन चैन से नहीं सोई। ऐसी स्थिति में क्या सही होगा? अच्छा होता यदि राजीव भी स्वस्थ होते। बच्चों ने जिद की कि प्राइवेट वार्ड है, एक कमरे में केक काट कर पापा को विश करेंगे। अंततः मुझे हथियार डालने पड़े। मैंने अलमारी से वही साड़ी निकाली जिसे बड़ी हसरत से खरीदा था। आज ना जाने कहाँ से इतनी हिम्मत आ गई कि मैंने खुद से किया वादा तोड़ दिया। जो होगा देखा जाएगा। अब नहीं पहनूंगी तो कब पहनूंगी? पहनकर आईने के सामने खुद को निहारा तो आत्ममुग्ध हुए बिना ना रह सकी। बच्चों ने संवेद स्वर में मुझे बधाई दी। जैसे ही केक लेकर हम सब ने राजीव के कमरे में प्रवेश किया, उनकी नज़र मेरी साड़ी पर गई। इससे पहले वे कुछ पूछे, बच्चों ने याद दिलाया कि आज आप दोनों की शादी की सालगिरह है, केक काटिए। बच्चों का हौसला देखकर उनकी आंखें नम हो गई। उठ पाना उनके लिए संभव नहीं था, लिहाजा मैंने ही केक काट कर उनका मुंह मीठा करवाया। मौका देखकर राजीव ने धीरे से कहा, साड़ी तो बहुत सुंदर है। कब ली? 10 साल पहले। वे चौंक गए। अब पहन रही हो? डरती थी आप नाराज हो जाएंगी। क्यों नाराज होऊंगा? राजीव ने अपराध बोध से निकलने की कोशिश की। क्यों नहीं होंगी? मैंने अपनी पसंद से पहली बार महंगी साड़ी खरीदी थी। बच्चों का मनुहार था या मेरी सेवाओं का प्रतिफल? राजीव को अपनी गलती का एहसास था। ये मेरे लिए राहत की बात थी। उनकी आंखों के दोनों कोर भीगे हुए थे। हमारी आज की दूसरी कहानी है विवशता। उषा मौसी आज पहले की तुलना में ज़्यादा मिठाई, फल, बिस्कुट लेकर आई। हर बार उनके चेहरे पर राधिका के प्रति करुण भाव रहता था। उसकी जगह पर सम्मान पूर्ण सहयोग का भाव था। राधिका अब उनकी बाहों के घेरे से छूटकर मौसी की आंखों में सीधी ताकती हुई बोली, मौसी, आज कुछ खास बात हो गई क्या? मौसी ने अचानक राधिका को चूम लिया। बोली, आज तुम्हारे मौसा जी तुम्हारे लिए एक ऐसा प्रस्ताव लेकर होटल से लौटे हैं कि अगर तुम मान लो तो तुम्हारा सब दुख तकलीफ भाग जाएगा। ऐसी कौन सी बात है मौसी जो हमारा सब कुछ ठीक कर दे? और अगर ऐसा कुछ है तो मुझे उसे मानने में क्या ऐतराज हो सकता है? ऐतराज हो सकता है बेटी, अगर अकल से काम ना लो। आज तुम्हारे मौसा के होटल में अमेरिका के एक साहब आए हैं, साथ में उनकी पत्नी भी है। उन लोगों को 9 महीने के लिए एक ऐसी युवती की कोख किराए पर चाहिए जो माँ बनने के लायक हो और विवाहिता हो। उन लोगों ने तुम्हारे मौसा जी से ऐसी युवती तलाश करने को कहा। तुम्हारे मौसा ने मुझसे कहा कि राधिका अगर यह बात मान ले तो उसका भला हो जाएगा। लेकिन मुझे करना क्या होगा? गर्भ किराए पर किस तरह दी जाती है? उषा मौसी ने कहा, उनका भ्रूण तुम्हारे गर्भ में डाल दिया जाएगा। यह काम डॉक्टर करेंगे। वह आदमी तुमको देख भी नहीं पाएगा। 10 लाख रुपए तुम्हें उनसे मिलेंगे। 5 लाख अभी और 5 लाख बच्चा हो जाने के बाद। बच्चा होने में तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। डॉक्टर ऑपरेशन करके बच्चे को निकाल कर उसके माँ बाप को दे देंगे। तुम्हें 5 लाख रुपए मिल जाएंगे। इन 9 महीनों में तुम्हारा सारा खर्च वे लोग उठाएंगे। तुम्हें या बच्चे को रोग दोग होगा, उसका खर्च भी वे ही करेंगे। बच्चा हो जाने के बाद 8-10 दिन में तुम घर आ सकोगी।
10 लाख रुपए से विकास कोई रोजगार कर लेगा। उनका नौकरी के लिए दर दर भटकना छूट जाएगा। तुम आज रात अपने पति विकास से बात कर लो, मैं कल दोपहर में आऊंगी। नहीं तैयार होगी तो किसी और को खोज लेंगे, कहकर उषा मौसी लौट गई। मौसी की एक एक बात राधिका को उलट पुलट कर देखने, समझने, गुनने मथने लगी। कभी गुदगुदी होती तो कभी लाज लगती। आन मरद के बेटा के महतारे, सुनते कैसा तो घिनौना लग रहा है, लेकिन फायदा कितना है? 10 रुपया नहीं कमाने वाले को 10 लाख मिल जाएंगे। उस रुपए से मिलने वाले सुख के सपनों के सतरंगी पंखों पर उड़ती रही राधिका। पता ही नहीं चला दिन कब बीत गया, कब सांझ हो गई और कब विकास आकर उसके सामने भूखे प्यासे खड़े हो गए। उनके चेहरे पर उगा था कि आज का इंटरव्यू भी बेकार हुआ। राधिका दौड़कर मिठाई पानी ले आई। विकास ने हाथ मुंह धोकर मिठाई खाकर पानी पिया। तब तक चाय बिस्कुट नमकीन लेकर राधिका हाजिर हो गई। चाय पीते हुए विकास राधिका को निहारते रहे। पूछा, मौसी आई थी क्या? बहुत माल मत्ता ले आई थी लगता है। कुछ कहते कहते विकास की नजर राधिका की आंखों में थिर हो गई। राधिका का चेहरा लाल हो गया, नीचे की ओर ताकने लगी। अचानक पति को बाहों में भरकर उनसे लिपट गई। विकास को सुख मिला, पर अचरज का धक्का उससे बड़ा था। उन्होंने गले से लिपटी पत्नी को अलग करके दोनों हाथों से उसका मुख अपने सामने किया। अचरज का और बड़ा धक्का लगा। राधिका की आंखों से आंसू की धार बह रही थी। कुछ देर उनकी पीठ सहलाते रहे, आंखें बार बार पोंछते रहे और कई तरह से घुमा फिराकर बार बार पूछते रहे कि आखिर बात क्या है। देर तक अपने को तैयार करने के बाद राधिका ने आंखें नीची किए हुए मौसी के साथ हुई बातचीत का पूरा ब्यौरा खोलकर बता दिया। सुनकर विकास को झटका लगा। निस्तेज आंखें शून्य में अटक कर रह गई। राधिका ने पति को इस रूप में देखा तो डर से सिहर उठी। बोली, आप ये कैसे मान ले रहे हैं कि मौसी की बात मैं मानने जा रही हूँ? हम लोग जैसे हैं सुखी हैं। आपका पढ़ना लिखना बेकार नहीं जाएगा। किसी ना किसी दिन तो काम मिल जाएगा। तब अपने घर में रहने और हवा सूखा खाकर दिन काटने में क्या हर्ज है? आप ही के साथ पढ़ने वाले कितने ऐसे हैं जो कूली कबाड़ी का काम कर पेट भर रहे हैं, मुंबई दिल्ली में खट रहे हैं। आप उनसे कितने अलग हैं। आपको ना दुखी होने की ज़रूरत है, ना निराश हताश होने की। मैं खाना बनाकर ला रही हूँ। राधिका अंदर चली गई। विकास उठकर कमरे में टहलने लगे, चक्कर पर चक्कर, जैसे कोल्हू का बैल घूमता है। उसकी आंखों पर काली पट्टी लगी होती है, शायद इसलिए कि एक ही ओर घूमते रहने से चक्कर न आ जाए और वह चलता रहे। विकास चलते जा रहे थे, चक्कर पर चक्कर। दिमाग सुन्न, ना अच्छा लग रहा था ना बुरा। कोई विचार जीवित था ही नहीं, बस पैर चलते जा रहे थे। राधिका रोटी आलू का चोखा बनाकर ले आई। उसे देखकर विकास के पांव ठहरे और दिमाग का काठपन टूटा। बोले, अपनी थाली भी ले आओ, साथ साथ खाएंगे। राधिका को याद आया, जब बहुत स्नेह उमड़ता है तब विकास साथ खाने की बात सोचते हैं। अपनी थाली भी ले आई वह। साथ साथ खाने और एक दूसरे को खाते हुए देखने से चेतना खुलने लगी। बातचीत ना होने पर भी जड़ता लगातार टूटती रही। राधिका उठती हुई बोली, कल मौसी से साफ साफ कह दूंगी कि हम लोग इस मामले में फंसने के लिए तैयार नहीं हैं। विकास ने जैसे सुना ही नहीं। दोनों साथ साथ सोते और अपने अपने कुंद होते विचारों से जूझते हुए जागते रहे। रात के पिछले पहरों में आंख लगी। कुछ देर से उठे। राधिका चाय बना लाई। उसने कहा, उठने में देर हो गई, आप जल्दी नहा लीजिए, कुछ बना लेती हूँ। विकास ने कहा, कोई जल्दी नहीं, आज मुझे कहीं जाना नहीं है, आराम से नहाएंगे खाएंगे, थोड़ा आराम करेंगे। राधिका को संतोष हुआ कि रात वाली बेचैनी से विकास उबर आए हैं। उषा मौसी तीसरे पहर आईं।
दरवाज़ा खटखटाते ही राधिका समझ गई कि मौसी आई हैं। दरवाज़ा खोलने के लिए उधर बढ़ी तो विकास ने कहा, मौसी को मना मत करना, मैं भी उनसे बात करके सब कुछ जानना चाहता हूँ। राधिका ने दरवाज़ा खोला। मौसी ने उसकी आंखों में पढ़ना चाहा कि क्या फैसला हुआ, किंतु राधिका उनके लिए चाय पानी के इंतज़ाम में व्यस्त हो गई। चाय आई, मौसी पीने लगी तो विकास ने मुस्कुराकर कहा, मौसी जी, ज़रा मैं भी सुनना चाहता हूँ कि ये कोख किराए पर देने का मामला क्या है और कौन लोग हैं जो इतना पैसा लुटा रहे हैं। मौसी ने एक एक बात स्पष्ट करके बता दिया। ये भी कह दिया कि तमाम लड़कियां तैयार हो जाएंगी। तुम्हारे मौसा तुम दोनों के भले के लिए ऐसा सोच रहे हैं। राधिका हमारे घर में रहेगी, तुम 5 लाख से अपना कोई रोजगार शुरू कर सकते हो। 9 महीने बाद डॉक्टर बच्चे को निकाल कर अंग्रेज माँ बाप को सौंप देंगे, तुम्हें 5 लाख और मिलेंगे। 8-10 दिन बाद राधिका तुम्हारे साथ अपने कस्बे में लौटकर आराम से रहेगी। यहाँ किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। सब यही जानेंगे कि राधिका मुंबई में अपनी मौसी के पास रहकर कोई पढ़ाई कर रही है। सबसे बड़ी बात ये होगी कि 10 लाख से कस्बे में अपना कारोबार करने लगोगे तो सब लोग तुम्हारा गुण गाते पीछे घूमेंगे। मौसी चलने को हुई तो विकास ने धीरे से कहा, मैं राधिका को इस काम के लिए, आखिर आप हमारे भले के लिए ही तो सब कुछ कर रही हैं। मौसी ने कहा, भगवान राधिका को सद्बुद्धि दे, मैं तो यही कामना करूंगी। सब कुछ वैसे ही हुआ जैसा होना चाहिए था। समय पर ऑपरेशन हुआ। अमेरिका वाले अंग्रेज दंपति अपने बेटे को लेकर हवाई जहाज से अपने देश पहुंच गए। 8-10 दिन बाद राधिका का घाव सूख जाएगा। वो अपने पति के कारोबार में सहयोग करने लगेगी। लेकिन एक नई परेशानी आ पड़ी। राधिका की छाती में दूध उतरने लगा। अगले दिन छातियां दूध से भर उठी। राधिका ने मौसी से कहा। मौसी ने डॉक्टर से बात की। डॉक्टर ने कहा, अभी वो हाथ से दूध निकाल दे या आसपास कोई बच्चा हो तो उसे पिला दे, बाद में ऐसी दवा दे देगी जिससे दूध ना बने। शाम को डॉक्टर की गाड़ी मौसी को बुलाने के लिए आ पहुंची। उषा मौसी गई तो डॉक्टर के पास अमेरिका वाले दंपति जैक्सन और उनकी वाइफ कैथरीन के साथ बैठे मिले। बच्चा मैडम की गोद में रोए जा रहा था। इतना कमज़ोर हो गया था कि रोने की ताकत भी नहीं बची थी। मौसी के हाथ में 2 लाख रुपए की गड्डी रखकर डॉक्टर ने कहा, इस बच्चे को 6 महीने तक राधिका के दूध पर ही रखना पड़ेगा। ये लोग होटल में रहेंगे और आपके घर जाकर बच्चा दूध पी लिया करेगा। उषा मौसी सबको उसी गाड़ी में बिठाकर घर लौटी। राधिका की छाती मुंह में लेकर बच्चा दूध पीने लगा। राधिका की छाती में दूध उमड़ रहा था और उसकी आंखों से आंसू की धारा उमड़ रही थी। मौसी की आंखें भर आई। कैथरीन भी सुबकने लगी। बच्चा पेट भर जाने के बाद हाथ पांव हिलाकर खुशी जाहिर करने लगा। उसको कैथरीन ने गोद में उठाया तो छनछनाकर रोने लगा, जैसे गर्म चीज से छू गया हो। मौसी ने उसे लेकर फिर राधिका की गोद में दिया। वह स्पर्श बच्चे को इतना सुखद लगा कि तुरंत सो गया। राधिका के पास ही बच्चा रहेगा, उसके माँ बाप उसे देखते रहेंगे, यही उनका सुख होगा। राधिका ने मौसी से कहा कि साहब के सामने वो बच्चे को दूध नहीं पिलाएगी। तय हुआ कि वो मौसी के बैठक वाले कमरे में रहेंगे, वहीं अपने लैपटॉप पर कुछ काम करते रहेंगे। बच्चा दूध पी लेगा तब राधिका के कमरे में जा सकेंगे। मौसी ने कहा, ये मशीन क्या है? जैक्सन ने बताया कि वो गोद में रखकर काम करने वाला छोटा सा कंप्यूटर है, इसे लैपटॉप कहते हैं। मौसी ने पूछा, राधिका को सिखाया जा सकता है क्या? जैक्सन खुश होकर बोले, सिखा दूंगा, राधिका को कंप्यूटर सिखाना मेरा काम। अगले दिन वैसा ही लैपटॉप लाकर जैक्सन ने राधिका के पास रख दिया और उसे खोलने के तरीके बताने लगी। राधिका लजाती हुई झिझक रही है, ये देखकर कैथरीन ने सिखाना शुरू कर दिया। डॉक्टर ने राधिका और बच्चे को बुलाकर दोनों का वजन लिया। राधिका के नाश्ते खाने का पूरा चार्ट बनाया और आदेश कर दिया
कि जब तक बच्चा दूध पीता रहेगा तब तक राधिका का खाना पीना इसी चार्ट के हिसाब से चलेगा। शाम तक जैक्सन और कैथरीन मौसी के घर पहुंच गए। उनके साथ दो आदमी खाने पीने के बहुत सारे सामान के साथ आए। उन सामानों में ऐसे भी थे जिन्हें पकाने और तैयार करने में मौसी समर्थ नहीं है। ये जानकर जैक्सन और कैथरीन वहीं ठहरकर मदद करने लगे। मौसी ने उन लोगों से कहा कि आज रात वे भी यहीं खाना खाएं। वे तैयार हो गए। मौसा मौसी राधिका जैक्सन कैथरीन साथ साथ खाने बैठे। बेटा भरपेट दूध पीकर आराम से सोता रहा। राधिका को सूप बेस्वाद लगा मगर पीना पड़ा। मौसी ने अपनी तरकारी में से एक चम्मच जैक्सन और एक चम्मच कैथरीन की थाली में डाल दिया। कैथरीन ने ब्रेड के साथ मुंह में डाला। स्वाद का मज़ा ले पाती उससे पहले ही चेहरा लाल हो गया। बेसिन में मुंह का कौर उगलकर कुल्ला करने लगी। तब भी मुंह की जलन कम नहीं हो रही थी। मौसी ने मिठाई दी। उसे धीरे धीरे चूसने लगी। जैक्सन ने तरकारी की ओर ताका भी नहीं। ब्रेड मक्खन उबले आलू सूप और दूध से उनका पेट भर गया। सोने के लिए होटल लौटते समय कैथरीन बच्चे को साथ ले जाना चाहती थी। ज्यों ही उसे उठाती चौंक कर रोने लगता। राधिका के शरीर से सटकर चुप हो जाता। वे लोग बच्चे को वहीं छोड़कर होटल लौट गए। विकास ने 5 लाख रुपए से कस्बे के अपने मकान में आगे 4 दुकानें बनवाने का काम शुरू कर दिया था। पीछे रहने के लिए आधुनिक सुविधाओं वाला छोटा घर भी साथ साथ बनने लगा था। रात दिन काम में जुटे रहते। एक दिन मिस्त्री मजदूरी ने छुट्टी कर ली तो विकास मौसी के घर गए। उस समय राधिका बच्चे को दूध पिला रही थी और उसके लाल भभूक चेहरे के बीच मुलमुलाती नीली आंखों की अजगुत खूबसूरती देख देखकर हैरान हो रही थी। विकास का आना सुनकर बच्चे को छाती से लगाए ही बैठक में आ गई। बच्चे के साथ उसे देखकर विकास के चेहरे पर तनाव उभरा। राधिका उल्टे पांव लौटकर उसे मौसी की गोद में देकर विकास के पास आई। विकास का सूखा चेहरा देखकर ममता और दुख से भर गई। उसके मुंह से निकला, वहां कुछ खाते पीते नहीं हो क्या? इस हाल में रहकर मकान दुकान बनवाकर क्या होगा? विकास ने सूखी हंसी हंसकर कहा, बिना खाए पिए कैसे रहूंगा? ये जरूर है कि तुम्हारे हाथ का खाना अब कैसे मिलेगा। राधिका छलकती आंखों से रसोई में घुस गई। मक्खन ब्रेड मिठाई नमकीन लाकर विकास के पास बैठी। बोली, कुछ खाइए, चाय बनाकर ला रही हूँ। बिना विकास की आंखों की ओर देखे रसोई में लौटकर चाय बनाने लगी। चाय लेकर आई। विकास ने कहा, अपनी भी ले आओ। राधिका उठी, अपने लिए दूध में हॉर्लिक्स पाउडर बनाकर ले आई। देखकर विकास ने पूछा, चाय नहीं पीती? फीकी हंसी के साथ राधिका का जवाब आया, अपनी मर्जी से कुछ भी खाना पीना नहीं होता। सवेरे से रात तक के खाने पीने का चार्ट बना है, उसी हिसाब से खाना पीना है। बच्चे का रोना सुनकर भीतर गई, उसे थपक कर सुलाया। सो गया तो उसके लिए कैसी तो ममता उमड़ी। मन हुआ उठाकर विकास को दिखाऊं कि मेरी कोख से कैसी अजनबी सूरत शकल का बच्चा जन्मा है। वहीं से बोली, बच्चे को ले आऊं, देखिए तो कैसा है। अनमने स्वर में विकास ने उठते हुए जवाब दिया, मैं क्या करूंगा उसे देखकर, और हाँ, मुझे लौटने में देर होगी, अब निकलता हूँ। राधिका चाहती थी कि कुछ फल मिठाई सूखे मेवे पति को दे, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाई। विकास चुपचाप लौट गए। राधिका ग्लानि से भर गई। कैथरी ने मौसी से कहा कि आज शाम का डिनर सब लोग हमारे होटल में लेंगे। मौसी तैयार हो गई। मौसा को खबर हो गई। होटल की बड़ी गाड़ी सबको लेने के लिए आ गई। होटल पहुंचकर सब लोग पहले जैक्सन वाले कमरे में गए। पहले बड़ा बैठक, उसके बाद बेडरूम। बैठक में कई तरह की सूप और नरम गरम पीने वाली चीज़ें आ गई। जैक्सन और कैथरीन ने अपनी अपनी पसंद के गिलास उठा लिए। मौसा ने सूप लिया। मौसी और राधिका कुछ भी लेने को तैयार नहीं हुई। आधे घंटे बाद डाइनिंग हॉल में जाने पर राधिका कुछ समझ नहीं पाई। वहीं अंधेरा था। मेज़ों पर
लालटेन के शीशों की तरह शीशों के बीच मोमबत्तियां जल रही थी। उनसे बहुत कम रोशनी निकल रही थी। कहीं से बहुत मध्यम संगीत धीरे धीरे माहौल को रहस्यमय बना रहा था। सब लोग अंदाज से धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए एक टेबल के पास पहुंचकर कुर्सियों पर बैठे। सबको बैठते ही चमचमाती वर्दी में 3 बैरे आ धमके। टेबल पर छोटी बड़ी प्लेटें, कांटे, चम्मच रखे जाने लगे। इतने धीरे और करीने से सजी चीजें रखी जा रही थी कि उनसे उपजी कोई आवाज अदृश्य कोनों से बहती आ रही सुकोमल संगीत लहरियों को बैठे हुए लोगों की चेतना को रसमग्न करने में कोई बाधा नहीं पहुंचा रही थी। बैठे लोग खुद भी किसी तरह की आवाज का कारण बनने से अपने को बचा रहे थे। राधिका ने ऐसा माहौल कभी देखा सुना नहीं था। वह भी दम साधे सब कुछ देख सुन और समझ रही थी। गोद में बच्चा कसमसाया। उसे दूध पिलाने की बात कहकर राधिका ने मौसी से कमरे में पहुंचाने की बात की। मौसी तुरंत खड़ी हो गई। मौसा भी उठे। जैक्सन ने मौसा को इशारे से बरसते हुए कहा, मैं इन दोनों को कमरे में पहुंचा आता हूँ। वे आगे उस अंधेरे हॉल में रास्ता टटोलते बढ़े। उनके पीछे मौसी, मौसी के पीछे गोद में बच्चा संभालती राधिका। कई बार लगता कि वह टेबल कुर्सियों से टकरा जाएगी। बचती संभलती हॉल से बाहर आई। वहां तो रोशनी की बाढ़ ही थी। कमरे में पहुंचकर राधिका ने मौसी से कहा, इन्हें वापस भेजो तो बच्चे को दूध पिलाऊं। मौसी ने अदब के साथ जैक्सन को समझाया, आप तो जानते ही हैं किसी मर्द के सामने बच्चे को अपना दूध पिलाने में भारतीय औरतें शर्माती हैं। जैक्सन तमक कर बोले, हमारे यहाँ ऑफिस में काम करने वाली औरतें खुलेआम बच्चे को दूध पिलाती हैं। उनकी फोटोज अखबार में छपती हैं और सरकार चाहती है कि हर औरत ऐसा करे। राधिका ने दृढ़ता के साथ एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, वहाँ वे सब लाखों रुपए लेकर उस तरह के विज्ञापन तैयार करती हैं और चाहे जो भी हो, भारतीय महिला कभी ऐसा नहीं करेगी। आपको मेरे शरीर की ओर ताकने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए। बच्चा तेजी से बढ़ने लगा। 6वें महीने तक आते आते उसकी मुस्कान, उसकी किलकारियां सबको मुग्ध करने लगी। कैथरीन एक गोल गोल घूमने वाली गाड़ी खरीद लाई। गाड़ी क्या थी, एक गोल स्टूल जैसी प्लास्टिक की बनी, नीचे छोटे छोटे पहिए लगे, बीच में कपड़े की पहिया लगी हुई थी। बच्चे को बीच में खड़ा करके किनारे उसके दोनों हाथों में पकड़ा दिए जाते। बच्चा 1-2 कदम चलने की कोशिश करता, गाड़ी घूमने लगती। बच्चा बैठ जाता उन्हीं पहियों पर। 2-4 मिनट बाद उसे पहले की तरह खड़ा कर दिया जाता। डगमगाते कदम आगे पीछे पड़ते। बच्चा साधने की कोशिश करता। कोई उसे सहारा दे देता। वो फिर कोशिश करता। सब लोग गाड़ी के चारों ओर झुककर बच्चे का हौसला बढ़ाते। राधिका को लगता जैक्सन उस खेल में झुकते समय जानबूझकर उससे सटने या हल्के से उसके सिर से अपना सिर छुआने की कोशिश कर रहे हैं। वह बिना कुछ बोले अपने को समेट लेती, अपने को समझा लेती कि ये उसका भ्रम हो सकता है, अपने आप ऐसा हो गया होगा। बच्चा कई कदम गाड़ी में गोल गोल घूम गया। सब ताली बजाकर उसे और चलने को ललकारने लगी। वो हंसता हुआ बच्चा बैठने ही वाला था कि राधिका उसे थामने के लिए लपकी। कैथरीन कुछ कदम अलग खड़ी थी। मौसी से उन्होंने कुछ कहा। तब तक बच्चे के ऊपर झुकी राधिका जैक्सन को झुकते देख पीछे हटी। ऐसा करते ही उसके पैर लड़खड़ा गए। वह पीछे की ओर गिरने ही वाली थी कि जैक्सन ने उसे पकड़ लिया। उसे सीधा खड़ा करने के प्रयास में जाने अनजाने जैक्सन के हाथों ने राधिका को हल्का सा अपनी ओर खींच लिया। राधिका मुस्कुराई, सीधी खड़ी हुई। मौसी और कैथरीन अपनी बात में मगन थी। मुस्कुराती राधिका ने कैथरीन से कहा, जैक्सन साहब आपको प्यार करते हैं? कैथरीन भौचक, क्यों पूछती हो? राधिका ने अपनी ओर हैरानी से ताकती कैथरीन से कहा, अपने साहब से पूछ लीजिए। कैथरीन ने सवालिया निगाह जैक्सन की ओर फेंकी। जैक्सन कुछ नहीं समझने की मुद्रा में
उनकी ओर देखने लगे। राधिका ने कैथरीन से कहा, आप लोगों ने मेरी कोक खरीदी, आपका काम पूरा हुआ, मेरा शरीर मेरे पति का है। ये कहकर वो दरवाजे की तरफ बढ़ गई। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ दोनों कहानियाँ आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे शेयर करें और ऐसी ही ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।